हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एके एक्स्ट्रा लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11th ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का भाग 3। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर के भाग 2 में यह पढ़ा कि द्रव्य के गुण क्या क्या हैं, उनका मापन कैसे करते हैं, यूनिट की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जैसे SI, CGS और FPS के बारे में पढ़ा हमने। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, आयतन किसे कहते हैं, घनत्व किसे कहते हैं और ताप क्या है। ताप में हमने केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों मापन में अनिश्चितता। रसायन विज्ञान में अनेक बार प्रायोगिक आंकड़े यानी कि रिकॉर्ड के साथ साथ सैद्धांतिक गणनाओं यानी कि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन पर विचार करना होता है तथा संख्याओं के सरलता से संचालन तथा आंकड़ों की निश्चितता के साथ यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी से प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन तथा सार्थक अंकों का ज्ञान अति आवश्यक है। तो इसमें हम सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं वैज्ञानिक संकेतन क्या होते हैं। बेटे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं परमाणुओं और अणुओं का अध्ययन करते हैं। उसमें क्या होता है, इनका जो द्रव्यमान होता है परमाणु और अणुओं का, वो तो बहुत कम होता है, लेकिन ये संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप किसी साइंटिस्ट को 2 ग्राम हाइड्रोजन दिया, आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन दी और उसमें जो है आपने उसमें अणुओं की संख्या जो है, अणुओं की संख्या आपने दे दी उसमें 22, 66, 22 और उसके आगे आपने लगा दी 20 जीरो और उसके बाद उसका जो द्रव्यमान दिया उसमें आपने 23 तो जीरो लगा दी और आगे लिख दिया 166 ग्राम। तो अगर हम इन दोनों संख्या की बात करें बेटे, तो अगर हमें ये संख्याएं बड़ी बड़ी बार बार लिखनी पड़ जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी साइंटिस्ट या हम लोगों को भी करने के लिए कह दिया जाए तो हम बार बार नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन में एक फॉर्मूला है n इंटू 10 की पावर स्मॉल n। n क्या है हमारा, ये ऋणात्मक और धनात्मक कुछ भी हो सकता है और इसकी वैल्यू 1 से लेकर 9.999 तक हो सकती है और n जो है वो हमारी पावर है। अब उससे आगे चलते हैं। अब वैज्ञानिक संकेतन में देखते हैं बेटे। अब हमारे पास संख्या दी हुई है 232.508। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया तो ये दशमलव हमारी दाईं ओर खिसक के 2.32508 10 की पावर 2 हो गई है। जितनी ये संख्या हमारी इधर को खिसकी है दाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड को खिसकी है, उतने ही हमारी 10 की पावर चढ़ गई है। दूसरा एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है बच्चों, इसमें है 0.00016। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो इसमें ये 1.6 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि अगर लेफ्ट में जाएगा तो पावर पॉजिटिव में आएगी और अगर आपका राइट में जाएगा तो पावर आपकी निगेटिव में आएगी। अब बच्चों हम देखते हैं, अगर हम साइंटिफिक नोटेशन जो है इनका अगर हम गुणा और भाग करते हैं तो कौन सा नियम लागू होता है। गुणा करने में क्या होता है बच्चों, जो हमारी आगे की संख्या है, आगे की संख्या दी हुई है 5.6 10 की पावर 5 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर 8। तो इसमें क्या होता है, जो आगे की संख्या है उनकी तो हम गुणा कर लेंगे और जो हमारी घात दी हुई है, घातें इसमें जुड़ जाती हैं। अब देखते हैं हम भाग में और गुणा में, दोनों में ही यही है कि हमारा जो संख्या दी हुई है n यानी कि कैपिटल N, उसको तो हम गुणा कर देंगे या भाग कर देंगे, लेकिन जो हमारी 10 की पावर दी हुई है उन्हें हम जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम
योग की और घटाने की। योग और घटाने में अगर हम देखें तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो पावर दी हुई है, पावर को हम बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद ही हम उस संख्या को जोड़ते हैं, यानी कि कैपिटल एन को हम जब जोड़ेंगे पहले हम उसका स्मॉल एन को बराबर कर लेंगे। इसी तरह से हम घटा में करेंगे। अगर हम घटा रहे हैं किसी संख्या को तो उसमें भी पहले क्या है, पहले पावर को बराबर करेंगे। जैसे 2.5 इंटू 10 की -2 और -4.8 इंटू 10 की पावर -3 दिया हुआ है, तो उसको हम नीचे क्या किया, हमने सबसे पहले इनकी पावर बराबर कर ली है हमने। फिर जब पावर बराबर कर ली है तो पावर को क्या करते हैं, हम पावर को कॉमन ले लेते हैं और जो संख्या बची है अगर वो घटाने का है तो घटा देते हैं, अगर जोड़ने का है तो हम जोड़ लेते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। प्रत्येक प्रायोगिक मापन यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है, परंतु परिणाम यानी कि रिजल्ट सदैव परिशुद्ध और यथार्थता परक होना चाहिए। परिशुद्धता क्या है, किसी राशि के विभिन्न मापनों के समीपता को व्यक्त करता है। यानी कि हमने कई रीडिंग ली, हमने 4 रीडिंग ली, 4 रीडिंग में से कोई भी 2 अगर बराबर आती हैं तो वो उसकी परिशुद्धता कहलाएगी। दूसरा है यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी, किसी औसत प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को क्या कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। यानी कि आपने 4 रीडिंग ली, कोई प्रैक्टिकल किया, तो उसमें से जो उसका एक्चुअल के बिल्कुल पास होगी तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एक्यूरेट या एक्यूरेसी वाली रीडिंग कहलाएगी। उदाहरण के लिए हम बच्चों देखते हैं, ये वाला आंकड़ा है हमारा, ये टेबल दी हुई है 1.4, उसमें हमने देखा कि इसका जो सही परिणाम है, कोई एक्सपेरिमेंट है, उसका सही रिजल्ट जो है वो है 2.00 ग्राम है। अब पहला विद्यार्थी जो है कै, वो 2 मापन करता है, दोनों मापन की पहले की रीडिंग क्या आती है उसकी 1.95 और दूसरी रीडिंग क्या आती है उसकी 1.93। पहले की आती है 1.95 और दूसरे की आती है 1.93। इसी तरह से हमारा सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्या है 1.94 आती है, दूसरी आती है 2.05। फिर तीसरा है हमारा गे, गे वाला क्या कर रहा है हमारा 2.01 और उसकी दूसरी रीडिंग आती है 1.99। तो पहले वाली जो हमारी रीडिंग है वो ये परिशुद्ध है एक दूसरे के पास होने के कारण, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, यानी कि एक्यूरेसी नहीं है उसमें। सेकंड वाले जो खे स्टूडेंट है उसका ना तो ये परिणाम परिशुद्ध है और ना ही यथार्थ परक है। तीसरा विद्यार्थी जो है उसमें क्या है, उसकी जो रीडिंग है वो परिशुद्ध भी है और यथार्थता परक भी है। अब बच्चों हम ये देखते हैं इसमें जो हमारी ये होती हैं सार्थक अंक हो जो होते हैं हमारे प्रायोगिक मान जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, तो सार्थक अंक में कुछ तो होते हैं हमारे निश्चित अंक और कुछ होते हैं हमारे अनिश्चित। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपका 1.2 ml, देखो इसमें ये लिखा हुआ है, तो इसमें हम जो 11 अंक हैं वो तो क्या है हमारे निश्चित अंक हैं, लेकिन जो हमारे इसमें लास्ट में 2 दिया हुआ है उसको हम +-1 मान के चलेंगे। +-1 का मतलब ये है कि हमारा जो ये है रीडिंग है इसमें ये 11.2 दिया हुआ है, तो 11.1 में +-1 यानी कि 11.3 भी हो सकता है हमारा और 11.1 भी हो सकता है। तो हमारा इसमें 11 तो निश्चित अंक है और लास्ट वाला जो अंक है वो अनिश्चित होता है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ नियम हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यानी कि बच्चों शून्य के अलावा जितने भी अंक होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं,
सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, इसमें आप 285 लिखा हुआ, 285 सेंटीमीटर। इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? 3। इसके आगे दिया हुआ है 0.25 ml। इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? 0 को छोड़ते हुए देखना है हमें, तो इसमें हमारे केवल 2 सार्थक अंक हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर गैर शून्य अंक से पहले, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले अगर शून्य आ रहा है तो उसे हम क्या है, उसको हम सार्थक नहीं मानेंगे। जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 0.03, इसमें हमारा एक ही सार्थक अंक है, दूसरे वाले में हमारे केवल 2 ही सार्थक अंक हैं। इसी तरह से हम 0.3 देखते हैं। 0.3 में हमारा यही बताया हुआ है कि अगर हमारे बीच में कोई भी 0 आ रही है, गैर शून्य अंक के बीच में कोई 0 आ रही है, तो वो हमारे सारे सार्थक अंक में इंक्लूड हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम, अगर हमारे लेफ्ट मतलब राइट की साइड में हमारे शून्य हैं, अगर हमारे राइट की साइड में शून्य हैं तो उन्हें भी हम सार्थक अंकों में ही काउंट करते हैं। जैसे बच्चों इसमें देखिए आप, 0.200, इसमें कितने सार्थक अंक हैं हमारे? 3। नीचे हमारा 100 दिया हुआ है, उसमें भी 3 हैं। ये हमारा नीचे दिया हुआ है 100.0, इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? 4 सार्थक अंक हैं। तो इस तरह से हम बच्चों सार्थक अंक निकाल सकते हैं। इसमें जो पावर में दिए होंगे उन्हें हम सार्थक अंकों में काउंटिंग नहीं करते हैं। अब सार्थक अंकों का जोड़ना तथा घटाना। सार्थक अंकों में जब हम जोड़ते या घटाते हैं बच्चों, तो जोड़ने और घटाने में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दशमलव के बाद, सपोज करो मैं आपको इस पे एग्जांपल देती हूँ, ये है हमारी कोई संख्या है 24.5646 और इसमें हमने प्लस कर दिया है, ये संख्या हमने प्लस कर दी है, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा? 612.852। तो इसमें है, अगर हम ऐड करके ये मान, ऊपर वाली संख्या में हमारे कितने सार्थक अंक हैं? सार्थक अंक तो हमारे इसमें 6 हैं, लेकिन हमें जब जोड़ने और घटाने की बात करेंगे हम सार्थक अंक की, तो हम दशमलव के बाद में देखेंगे। दशमलव के बाद हमारे कितने अंक दिए हुए हैं इसमें? 3। सेकंड वाले में हमारे कितने दिए हुए हैं? 2। तो हम जो इसका आंसर लिखेंगे, एक तो इसमें हम मिनिमम की तरफ चलते हैं, तो हम कहाँ तक ले आएंगे, यानी कि हमारा जो सार्थक अंक आएगा वो आ जाएगा हमारा 2 तक। अब जो तीसरी देखने वाली बात है, हम 6 को हटाएंगे। अब हम देखते हैं 5 के रिगार्डिंग। अगर 5 से ज़्यादा है तो हमारी जो है रीडिंग जो आ जाएगी वो आ जाएगी 258.22, यानी कि हमारा एक अंक पहले बढ़ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारा 245.644 दिया हुआ है और इसे हमें प्लस कितने में करना है? 215, ये जो मैंने लिखा हुआ है बेटे, इसमें प्लस करना है। तो हमारा जो इसमें टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा हमारा इसमें, ये वाली संख्या हमारी टोटल आ जाएगी। तो इसमें हमारा वही लेंगे हम, दशमलव के बाद हम 2 अंकों तक इसमें टोटल करेंगे। तो इसमें लेकिन हमारी जो थर्ड डिजिट है वो दे रखी है दशमलव के बाद 4 को हम हटाएंगे। 4 को हटाने पे हमारा क्या है, अगर 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाली उसमें एक अंक बढ़ जाएगा, अगर 5 से कम है तो हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि हमारा ये इतना ही हमारा हो जाएगा, इसमें सार्थक अंक का टोटल हो जाएगा। इसी तरह से हम बच्चों, अगर वो
लास्ट वाली डिजिट 5 दी हुई है, तो उससे पहला अंक अगर हमारा सम दिया हुआ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर विषम दिया हुआ है तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब बच्चों हम गुणा की बात करते हैं। गुणा में हम सीधे सार्थक अंक देखते हैं। सीधे सार्थक अंक में अब सबसे पहले ये वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें देखते हैं 2.5 इंटू 1.25, तो यानी कि पहली वाली संख्या हमारे कितने सार्थक अंक है 2, और दूसरे वाली में हमारे कितने हैं 3। अब दोनों का टोटल करके हमारा आ जाता है 3.125, लेकिन इसमें हम सार्थक अंक कितने होंगे, हम हमेशा न्यूनतम वाले को मानेंगे। जोड़ने में और घटाने में हम किसको मान रहे थे, जोड़ने और घटाने में हम मान रहे थे, जोड़ने और घटाने पे हम मान रहे थे दशमलव के बाद वाले ले रहे थे, लेकिन गुणा में और भाग में हम ले रहे हैं जो न्यूनतम हमारे सार्थक अंक यानी उसका टोटल जो संख्या है उसमें कौन सा बैठ रहा है हमारा, वो देख रहे हैं। ऐसे ही हम भाग में देखेंगे, जो भी हमारा न्यूनतम होगा हम उसको मानेंगे। अब बच्चों हम पढ़ते हैं विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण क्या है, मात्र को यानी कि यूनिट को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना ही क्या कहलाता है, हमारा विमीय विश्लेषण कहलाता है। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण 1, धातु का एक टुकड़ा 3 इंच लंबा है, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी। बेटे इसमें दिया हुआ है तो 1 इंच हमारा कितने के बराबर होता है, 1 इंच हमारा बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के, तो हमारा 3 इंच कितने के बराबर होगा, इसके हम गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा हमारा 7.62 सेंटीमीटर। इसी तरह से बच्चों इसमें लंबाई का दिया हुआ है, लीटर का दिया हुआ है, इसी तरह से हमारा घंटे का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप घंटे को उसमें दिनों को आप सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, वो आप मतलब हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों हम रासायनिक संयोजन के नियम की। रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं, तत्वों के संयोजन से यौगिकों का बनाना हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक संयोजन। इसकी हमारी है 5 विधियां। सबसे पहले है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को सन 1774 में लेवोसिए ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के उपरांत द्रव्य के उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि हम जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा, उसमें कमी नहीं आएगी। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम है हमारा बेटे स्थिर अनुपात का नियम। जब फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में इस नियम को दिया। इसके अनुसार प्रत्येक यौगिक को किसी भी विधि से या किसी भी स्थान पर बनाया जाए उसमें उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान के का अनुपात सदैव समान रहता है। यानी कि आप किसी भी यौगिक को पहाड़ पे, नदी पे, प्लेन एरिया पे कहीं भी बनाएं, उसका जो तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा सेम रहेगा। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है आपका क्यूप्रिक कार्बोनेट का, तो उसमें तांबे यानी कि कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन, उनकी जो प्रतिशतता है वो इतनी ही यूज होगी बेटे, चाहे वो प्लेन एरिया हो चाहे कहीं भी हो, तो उसमें उसका जो द्रव्यमान में है वो सदैव समान और स्थिर रहेगा। इसमें हम एक एग्जाम्पल NaCl का भी ले सकते हैं अपना, और भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम उसे कहीं भी बनाएं, वो प्राकृतिक स्रोत हो या आर्टिफिशियल हो, उसके जो द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा ही स्थिर रहता है। तीसरा नियम है बेटे गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को जॉन डाल्टन ने सन 1803 में प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार जब दो तत्व संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के
भिन्न भिन्न भार तथा दूसरे तत्व का भार से मतलब एक तत्व का तो निश्चित भार होगा और दूसरे तत्व का है भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग भार से संयोग करता है और परस्पर संयोग का सरल अनुपात होता है। जैसे आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, C+O इजिकल टू CO। इसी तरह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या आप जल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो उसमें क्या है, अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन के तो सेम वो ले रखे हैं हमने 2 ग्राम 2 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन जो है अगर देखें आप, इसमें पहले में 16 ग्राम ली है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हमने 32 ग्राम ले रखी है। अगर हम 16 और 32 का देखें तो 1:2 की रेशो में है। यही अनुपात क्या हमारा कहलाता है, सरल अनुपात कहलाता है। अब चौथा नियम है हमारा बच्चों गे-लुसैक का गैसीय आयतन का नियम। यह नियम 1808 में प्रतिपादित हुआ। समान ताप व समान दाब पर जब 2 या 2 से अधिक गैस परस्पर संयोग करती हैं तब उनके आयतन भी सरल अनुपात में होते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन के 100 ml ले लिए और ऑक्सीजन के 50 ml ले लिए, और हमारे वाटर के कितने बन रहे हैं, 100 ml बन रहे हैं, यानी कि हमने 2 अनुपात यानी कि 2:1 लिया और हमारा कितना बन रहा है, 2 अनुपात बन रहा है। तो इसी तरह से हमारे हम कोई भी रिएक्शन करेंगे तो वो हमारा क्या है, अगर समान ताप और दाब पर हमारी गैसों की परस्पर रिएक्शन हम करते हैं तो वो हमारा सरल अनुपात में आयतन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं बच्चों अवोगाद्रो नियम। अवोगाद्रो नियम क्या है बच्चों, सन 1811 में इटालियन वैज्ञानिक अवोगाद्रो ने बताया कि समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। बच्चों बस आज के लिए इतना ही, आज का चैप्टर। तो बच्चों इस चैप्टर का पार्ट 3 हो चुका है कंप्लीट। इस चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय।